नमस्कार, मैं मोहम्मद मजीद मंसूरी वर्णमय में आपका फिर से स्वागत है। और ये हमारा वर्णमय का लखनऊ चैप्टर, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रोफेसर श्री उमेश कुमार सक्सेना जी से। हम बात करेंगे लखनऊ पे, उनकी लाइफ पे, उनकी आर्ट पे। तो आज वर्णमय में सर आपका स्वागत है। तो बहुत फॉर्मली ही हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ पे, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट होती है आर्ट में, आपका पहला कदम। और साथ में हम बात करेंगे आपकी लाइफ की। तो कब आपका आना हुआ आर्ट्स कॉलेज के पहले, आप क्या आपकी राय थी आर्ट को लेके, या इस तरीके की चीज़ को लेके क्या राय रखते थे बचपन में कि हमें इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड के बारे में पता भी है कुछ ऐसी चीज़ें। नमस्कार माजिद जी, आपके जो प्रश्न हैं उनका मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। एंड प्रारंभ से मैं अपनी माँ से बहुत प्रभावित था। मेरी माँ अक्सर त्योहारों पे जो चित्र बनते थे, जैसे खासकर भैया दूज या दूसरे चित्र बनाए जाते थे और पूजा की जाती थी, तो मुझे लगता था कि ये है तो कुछ ज़रूर। और क्योंकि मेरी माँ ऐसे बनाती थी जैसे उन्हें सब याद है, मतलब वो कहीं से देखना नहीं, कुछ करना नहीं, और बड़ी सी आलेखन बनाती थी, तो वो मुझे बहुत प्रभावित करता था। वहीं से शुरू हुआ मेरा धीमे धीमे कला के प्रति रुझान, और उसमें भी मेरी माँ का ही श्रेय है कि उन्होंने मुझे उस तरफ जाने की अनुमति दी। और आफ्टर माई बेसिक एजुकेशन में 74 के दशक में लखनऊ आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन किया। लखनऊ आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन करने के बाद थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आई, लेकिन प्रोफेसर नागर ने उसको बहुत अच्छे से संभाल दिया। प्रोफेसर नागर की कुछ प्रॉब्लम थी, जिसमें कि मुझे लग रहा था कि मैं पोर्ट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कैसे यहाँ लाइव करूँगा, क्योंकि वो दौर ऐसा था जब पोर्ट्रेट और रियलिस्टिक ड्राइंग जैसा जिसको लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में रियलिस्टिक ड्राइंग कहते हैं, उस तरह का दौर था। तो मुझे लगा कि शायद मेरा यहाँ गुजारा होने वाला नहीं है, तो मैं जाने लगा वहाँ छोड़ करके। तो उसी दौरान मेरी प्रोफेसर नागर से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने एक दिन मुझे अपने स्टूडियो को बुलाया और तकरीबन एक पूरा दिन उन्होंने मेरे साथ एक्सपेंड किया, और कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही जो मेरे दिल को लग गई। और उसके बाद से फिर मैंने पलट के नहीं देखा। अगला दिन जब मैंने शुरू किया, तो फिर मैंने उनको अपने काम दिखाया और उनको पसंद आने लगे, और मैं ऐसे धीमे धीमे करके काम करने लगा। ऐसे करीब करीब मेरा शुरुआती दौर ऐसा था। और मैं फिर मैंने ये तय कर लिया, उन्होंने कुछ इस तरह के चैलेंजेस मेरे सामने रखे कि जीवन में ये नहीं तो और क्या। तो फिर वहाँ मैंने फिर उसको चैलेंज की तरह से ले लिया, और मैं धीमे धीमे आगे क्या थी परिवार में, जैसे अपने माँ का जिक्र किया। हाँ, तो आपके जो पेरेंट्स जो हैं, जो पिताजी रहे हैं, तो क्या उनकी राय आर्ट को लेके, जब आपने चुनाव किया कि मुझे बैचलर फाइन आर्ट में करना है या मैं आर्ट करना चाहता हूँ, मैं चित्र बनाना चाहता हूँ, तो क्या राय थी? क्या वो थोड़ा नहीं चाहते थे। शायद उनको उनके ऑफिस में किसी ने उनको भड़का रखा था। गवर्नमेंट उसमें थे, हाँ गवर्नमेंट पोस्ट पे थे, तो उनके ऑफिस में कोई उनका असिस्टेंट था। तो क्या उनका नाम अगर आप मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री चंद्रपाल सक्सेना, जो लखनऊ टेलीफोन ऑफिस में थे। और उन्होंने एक लड़का जो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से किए हुए था, वो ड्राफ्टमैन था वहाँ पे, तो उसने कुछ ऐसा भड़का दिया कि आर्ट्स कॉलेज के लड़के नेम प्लेट बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और आप कैसे करेंगे। तो उनके दिमाग में पता नहीं कैसे वो बैठ गया और वो उसके अगेंस्ट हो गए। तो कोई बात नहीं, हमने भी माँ का मुझे सपोर्ट था, तो फिर मैं फैमिली में उस टाइम पे मेरी मदर, मैं और मेरे दो और मुझसे एक बड़ा भाई, एक छोटा, और 3 सिस्टर थी। तो उसमें हमें फिर दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि 2 भाई थे, 3 सिस्टर थी। हाँ, 3 सिस्टर थी। तो कुल मिलाकर के हमको लगा कि नहीं, मुझे बस यहाँ जाना है और देखते क्या होता है। तो जब प्रोफेसर नागर ने मेरा हाथ, जैसे कहते हैं ना किसी का पकड़ ले, तो फिर बस उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो मुझे फिर किसी चीज़ का डर नहीं लगा। और फिर मैंने तय कर लिया कि चाहे मुझे कुछ करना पड़े, मैं करूँगा तो आर्ट, नहीं तो कुछ नहीं करूँगा।
तो आपने आज एडमिशन लिया किस सन में? मैंने 74 में एडमिशन लिया। 74 में आपका एडमिशन मैं गया, उनसे मिला पहली बार, तो उन्होंने बस मुझे ये कहा कि देखो इस तरह के कुछ प्रश्न आते हैं, ये पेपर होते हैं, ये पास कर लोगे तभी हम आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन तुम्हारा करा पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो कैसी लाइफ थी जब आपने फर्स्ट टाइम आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लिया? तो वो जो इरा रहा होगा आर्ट्स कॉलेज का, देखिए छात्र जीवन की बात हम लोग केवल कर रहे हैं, हाँ। आर्ट्स कॉलेज की पर्टिकुलर बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। तो जो छात्र जीवन में जो चीज़ें घटित हुई वो किस तरीके का एनवायरनमेंट था कॉलेज का, उनके टीचर्स आपके टाइम पे? हमारे टाइम पे कॉलेज में तकरीबन टीचर्स थे, मतलब कोई पोस्ट ऐसी थी नहीं जो खाली हो, जिसमें बद्रीनाथ आर्य, श्रीधर महापात्र और एक महापात्र जी, और सतीश चंद्रा, और एक राय साहब थे, और एक अडिगा साहब थे, ये हम लोग की क्लासेस लेते थे। और जब वहाँ पे थोड़ा माहौल वो रियलिस्टिक और फिगरेटिव का बहुत तगड़ा माहौल था, तो मुझे याद है कि मैं जब फर्स्ट ईयर में स्टिल लाइफ कर रहा था तो बद्री साहब आए, बोले ये स्टिल लाइफ किसने कर बनाई? मैं वहाँ से हट जा चुका था, बाहर पीछे खड़ा हो गया, तो बोले ये किसने बनाई? तो मैं कुछ बोला नहीं, तो तूने बनाई? तो मुझे लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया, तो उसने बोले ये तो बहुत बढ़िया बना है। तो देन वहीं से मेरा एक और जिसे कहते हैं मुझे प्रोत्साहन मिला कि मैं स्टिल लाइफ बहुत अच्छा करता था शुरू से ही, तो वो फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें धीमे धीमे हाँ, एक बार सतीश चंद्रा ने मुझे बहुत कस के हड़काया था। तो वो क्या हुआ कि मैं शुरू में मैं बहुत सरल आकारों को लेके हमेशा से ही करता था, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। तो फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने पढ़ाया नहीं था, जो मैंने एक एजुकेशनल डेवलप करी थी पढ़ाने की तरीका, वो मैं खुद भी करता था। तो वो बोले बस तुम यही करोगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने फिर वहीं पे फिर वो नागर साहब की बात मुझे याद आती है, वो कहते हैं कि चलते चलिए, पीछे मुड़ के मत देखिए। अगर आप उसमें कोई जैसे कहते हैं ना कि कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे तो वो सब खराब हो जाएगा, कुछ इस तरह की बातें वो करते थे। कहते थे कि जो करना चाहते हो वो रियल सेंस में करो, तभी कुछ आगे बढ़ेगा। और मैं वैसा ही करता चला गया और फिर मैं करीबन सारे छात्रों से ऊपर निकल के आ गया। जहाँ मैं तीसरे नंबर पे मेरा एडमिशन हुआ था, वहाँ मैं सबसे ऊपर हो गया, और धीमे धीमे मेरा सब कुछ ठीक होने लगा। और बैचलर होते होते कंप्लीट होते होते तक मैंने ये तय कर लिया कि मुझे दिल्ली जाना है और प्रोफेसर विश्वनाथ मुखर्जी के साथ मिनिएचर वॉच करना है। तो कैसा जब छात्र जीवन रहा आपका? हाँ। तो किस तरीके का नेचर था आपका? बहुत शर्मीले थे और बहुत ऐसे कि रैगिंग लेने टाइप के थे कि नहीं? नहीं, मैं कभी रैगिंग लेने के उसमें नहीं रहता था, और मैं थोड़ा कम हंसता बहुत ज़्यादा था और कम लोगों से। किस तरीके का इंट्रो रैगिंग किस तरीके से? हमारे वहाँ बहुत रैगिंग होती थी, इतनी ज़्यादा होती थी। कई हम लोग क्या करते थे, मुझे अभी भी याद है कि जब लंच का टाइम आता था 1 बजे के आसपास, तो जहाँ पे आप तो आर्ट्स कॉलेज में रहे हैं तो आपने देखा होगा जहाँ बाथरूम है उसके बगल से नदवा शुरू हो जाता है, तो नदवा और आर्ट्स कॉलेज के बीच में तार लगे हुए थे ऐसे करके, तो वहाँ से सीधा हम लोग बंदे की तरफ भाग जाते थे। तो दोपहरिया में 1 घंटा हम बंदे उस पार बिताते थे, क्योंकि साला कोई जो है कोई भी ऐसा सीनियर न टकरा जाए जो बदमाशी करने लगे। उस समय पवन करके बहुत स्कल्पचर में एक छात्र था जो नेशनल स्कॉलरशिप कर रहा था और थोड़ा दबंग किस्म का था, तो उससे लोग बहुत घबराते थे, हम लोग भी बहुत घबराते थे। अच्छा, मेरे टाइम पे जो लड़कियां थी वो भी बहुत दबंग लड़कियां थी, मतलब आप लंच टाइम पे अगर आप निकल के गए तो आपका फिर कोई कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए चुपचाप। अच्छा, मुझे आपको याद होगा कि जिस समय हम जहाँ पे हम बैठते थे क्लास लेने के लिए, उसके बाईं तरफ कोने में मैं अपनी सीट रखता था और वहीं से चुपके से निकल भाग जाता था। तो 2 साल तो मेरा ऐसा चला कि मैं बस अंदर जाता था, वहाँ बैठ के काम करता था और फिर चुपके से निकल जाता था। मेरे कुछ कोई नहीं जानता था वो शख्स नाम कौन है। हाँ, एक नाम पालीवाल ऐसा था जो प्रोडक्ट मतलब बोलने में अलग सा था, वो थोड़ा नाम ज़रा प्रचलित था, तो लोग मुझे पालीवाल के नाम से ज़्यादा जानते थे। फिर जब लोगों की ने देखा कि अरे यार ये तो पालीवाल तो ये है, और ये संजय उमेश कुमार पालीवाल कौन? संदीप पालीवाल? नहीं, वो है चंद्रकांत पालीवाल, हमारे बैचमेट थे। तो हम लोग 3rd ईयर में हमारे बैच में काफ़ी लोग फेल हो गए,
तो हम लोग बचे 5 लोग, उसमें से चंद्रकांत पालीवाल, उमेश कुमार सक्सेना, ज्ञान प्रकाश वर्मा, सबिया और एक अनीता मैसी, ये 5 लोग हम लोग बचे। थर्ड ईयर में बहुत सारे लोग हिस्ट्री में फेल हो गए, जिसकी वजह से सब रोक दिए गए। 15 लोग आए थे, उसमें से सब मतलब फेल हो गए, हम 5 लोग बचे थे। और 5 लोगों में फिर हम शेयर हो गए, धीरे धीरे सब कुछ बढ़िया होने लगा। और फिर जो डर था हॉस्टल में जाने का, ये दूसरी बातें करने का, वो सब निकल गया। लेकिन मैं फिर भी बाकी छात्रों से ज़्यादा शर्मिला था और अपनी बात को कहता किसी से नहीं था, बस अपना मन लगा रहता था। आपके टाइम पे फाइन आर्ट 5 ईयर का होता था, कितने टाइम का होता था? हमारे टाइम पे 5 साल का था। 5 साल मैंने का बताया था, कि थर्ड ईयर में लोग फेल हुए, फिर 4th ईयर और 5th ईयर। तो उसी दौरान हमारी मित्रता, एक हमारे मित्र हैं शरद पांडे, इनकी जो अब दुनिया में नहीं है, उनसे मुलाकात हुई। और चूंकि हम लोगों का कंपटीशन ये होता था कि रात में क्या बनाया सुबह दिखाओ। शरद पांडे सर जो थे वो हमसे आपसे जूनियर थे? हमसे जूनियर थे। आपसे जूनियर थे? हाँ, 2 साल जूनियर थे, लेकिन चूंकि काम बहुत अच्छा करता था, बातें बहुत अच्छी करता था, तो हमारी उससे बहुत पटती भी थी। तो वहीं पे बीए कब हुआ आपका? किस सन में बीए कंप्लीट हुआ लखनऊ? हमारा 79 हम पास आउट। 79 में आपका हुआ। हम पास आउट। 79 फिर आप दिल्ली, फिर मैं वहाँ से 79 से दिल्ली भाग गया। क्या आपको अंतर, क्या चीजें समझ में आ रही थी? एक लखनऊ की इतनी सुडौल जिंदगी, वो अपना एक एक चीज बहुत आराम से जी रहे थे, सारी चीज चल रही थी, आराम से आ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, सब बढ़िया खा रहे हैं, फिर आप एक फास्ट जिंदगी में पहुंच जा रहे हैं दिल्ली। क्या दिल्ली उस समय इतना फास्ट नहीं था, लेकिन दिल्ली की एक बात मुझे कभी भी समझ नहीं आती, वहाँ जितने भी लोग थे, जय जरोटिया और बहुत सारे टीचर थे, वो सब साले छुपा छुपा के काम बहुत करते थे। मतलब उस किसी के सामने टाइम पे दिल्ली का एरा क्या था जिस टाइम पे आप? दिल्ली में यही देखिए, क्योंकि विश्वनाथ मुखर्जी लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के प्रोडक्ट थे, और उन्होंने तकरीबन लखनऊ आर्ट्स कॉलेज जैसा ही माहौल बना रखा था उन्होंने। तो चूंकि प्रोफेसर विश्वनाथ मुखर्जी का इतना ज़्यादा खौफ था कि मुझसे लोग जरा घबराए से रहते थे कि ये उनका छात्र है, लिहाजा इसके सामने इस तरह की कोई बात नहीं हो। तो हम वहाँ भी बड़े मज़े में रहे। हाँ, ये ज़रूर होता था कि चूँकि मेरे पास पैसे बहुत कम हुआ करते थे, तो मैं ज़्यादा इधर उधर कहीं जा नहीं सकता था। मैं वहीं पे सामने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो उधर ही उसी का ग्राउंड था, उसी में जाके थोड़ी देर आराम करते थे, फिर आके अपने छोटे छोटे काम करते थे। और हमने ऐसे बना रखा था कि हम 2 महीने वहाँ रुकते थे, स्कॉलरशिप के 3 महीने के पैसे मिलते थे, 2 महीने वहाँ रुकते थे, 1 महीने लखनऊ चले आते थे। वो प्रोफेसर विश्वनाथ मुखर्जी ने मुझे अलाउ किया हुआ था, तो उससे हमारा खर्चा पूरा बैलेंस हो जाता था। तो उस हिसाब से मैंने फिर वहाँ तो जैसे ही आपका जब मास्टर्स किस सन में हुआ कंप्लीट? फिर हमारे 81 में कंप्लीट। 81 में आपने कंप्लीट किया? तो 81 में कंप्लीट होते ही आ गया, आपने दिल्ली कुछ टाइम? नहीं, मैं दिल्ली रहा, उसके बाद तुरंत मेरा उसी समय मेरा केंद्रीय विद्यालय में हो गया। अच्छा, आप केंद्रीय विद्यालय? हाँ, तो उसी समय मुझे कई सारे अवार्ड मिलने लगे, और उसी समय मेरा केंद्रीय विद्यालय फैसलाबाद में हुआ, तो मैं वहाँ चला गया। क्योंकि मैं ये तो जानता था बहुत अच्छे तरह से कि अगर पैसा नहीं होगा तो आगे की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए हमने ये तय किया कि हमारे पास 2-3 ऑफ़र और थे। एक नैनीताल का एक ऑफ़र था, एक दून स्कूल का एक ऑफ़र था मेरे पास, और एक शिमला का ऑफ़र था। 3 ऑफ़र थे। तो इसमें मुझे केंद्रीय विद्यालय का ऑफ़र ठीक लगा, क्योंकि पैसे भी उसमें ठीक थे। तो इसलिए मैं केंद्रीय विद्यालय में चला गया, और मैंने वहाँ जा कर के अपनी तपस्या शुरू करी। मैं दिन में तो स्कूल में रहता था 2:30 बजे तक, और 3-3:30 बजे खाना वाना खा करके सो जाता था, और फिर रात में पूरा काम करता था। सवेरे 6 बजते थे अक्सर मुझे, मतलब ये रूटीन था मेरा। 10 बजे से बैठो रात में। आपने आपकी पढ़ाई कंप्लीट, और इसके बाद आपने केंद्रीय विद्यालय में जॉब कर ली। तो शादी कब की फिर आपने? बता रहे हैं, उसके बाद वो वहाँ करीब 87 में मैंने फिर शादी करी। 82 के बाद 5 साल के बाद जब स्टेबल, हाँ, जब मैं खूब अच्छे से देखिए, उस समय मुझे बहुत सारे अवार्ड मिल चुके थे, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। सिर्फ नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, तो बाकी सारे अवार्ड मिल चुके थे तकरीबन। चाहे वो IFEX ऑल इंडिया था, यूपी कला अकेडमी का स्टेट अवार्ड था, और दूसरे कई अवार्ड थे मेरे पास। बहुत सारे नाम मुझे याद नहीं है, और तकरीबन बहुत सारी मैं प्रदर्शनियाँ भी कर चुका था। मेरे 2 वन मैन शो भी उस समय हो चुके थे,
और मैं आर्थिक रूप से अब संपन्न हो गया था। मेरे पास पैसा भी खूब रहता था, मोटरसाइकिल सब खरीद के बढ़िया ठीक हो गए सब। हाँ, सब कुछ कर दिया था। तो तब मैंने फिर शादी करी और शादी ही के साल 87 में मुझे नेशनल अवार्ड भी तो मिला। शादी क्या लव मैरिज की या अरेंज मैरिज? नहीं, मेरी लव मैरिज है। मैं अपनी अपनी मर्जी से की। मेरे मदर फादर उसमें तैयार थे, तो कोई हमारे घर में कोई ऐसी मतलब पेरेंट्स उसमें राजी थे कि ठीक है हाँ, आप कोई करते हैं, दिक्कत नहीं। कोई हमारे फादर ने तो मतलब यही कहा कि भाई देखिए हम अपने बच्चों को खिलौना खरीद के देते हैं उसके जिद से, तो शादी भी अपने जिद से करा तो क्या दिक्कत है? सही, भगाने वाला चक्कर नहीं है। हाँ, हमारे वो भगाने वाला कोई चक्कर नहीं था। हमारे वहाँ देखिए बहुत ओपन हार्टेड, हम लोग बहुत सारी बातें बड़ी क्लियर होती थी। भले ही वो मुझसे इस बात से नाराज थे कि मैं आर्ट्स कॉलेज क्यों गया और क्या करूँगा, अक्सर उनको ये लगता था। लेकिन जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला तब भी उनको लगा कि शायद इनको इसको नेशनल अवार्ड मिला है। वो कई लोगों से पूछते भी थे। तो उसका मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि जिस दिन मुझे अवार्ड डिक्लेयर हुआ, मैंने घर में बताया तो सब पापा ने सुन तो लिया, लेकिन वो शरद पांडे आए तो बोले क्या वो मेरा घर का नाम लेकर के बोले क्या इसको नेशनल अवार्ड मिला? तो उसने कहा और क्या घर का नाम क्या लेते थे? मुन्ना लेते थे। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने कहा कि क्या मुन्ना को नेशनल अवार्ड मिला? तो क्योंकि फादर से डर के मारे इतना होता था कि ज़्यादा बात नहीं होती थी। तो उसने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो फिर अच्छा कोई बात नहीं, ये बात कही गई कि जब मैं अवार्ड लेने गया तो फिर जब हुआ क्या कि मेरा ही वाला जो पोर्शन था वो टीवी पे टेलीकास्ट हो गया। अब सबको इधर सतीश चंद्रा ने भी कॉलेज में हल्ला मचा रखा था कि नहीं उमेश को अवार्ड नहीं है, ये नहीं, पर वो मेरा ही वाला पोर्शन वो टेलीकास्ट हो गया। जैसे 10 लोगों को अवार्ड थे तो वो मेरा वाला पोर्शन अवार्ड लेते वही टेलीकास्ट हुआ था उस समय। तो फिर साहब ने कहा देख लो ये उमेश, तो ऐसे करके मेरा सब कुछ बढ़िया चला। लेकिन दुर्भाग्य ये कि प्रोफेसर नागर का 1987 में आपकी 83 में प्रोफेसर नागर की डेथ हो जाती है। तो प्रोफेसर नागर हमारे ऊपर बहुत विश्वास करते थे। वो अक्सर अपनी पत्नी से ये कहा करते थे, उनकी पत्नी का नाम था कृष्णा, बोलते थे कृष्णा देखो ये किसी दिन मेरा नाम रोशन करेगा। तो ये उन्हीं का आशीर्वाद मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो ये उन्हीं का आशीर्वाद है। तो जब मुझे सबसे पहले एक स्टेट अवार्ड उसके बाद IFX से मिला तो फिर वो बोले देख लो हम तो नहीं थे वहाँ। तो इस तरह से बहुत सारी बातें करते रहते। तो मेरे पर उनका बड़ा अटूट विश्वास था। बहुत जगह वो जैसे एक बाकी सुब्रमण्यम लखनऊ आए तो उस समय मैं एक सीरीज पेंट कर रहा था ब्लू स्टोन्स की, तो उन्होंने उस पर एक बड़ा तगड़ा रिमार्क करा। तो उन्होंने कहा कि देखिए कि मेरे सामने की बात है, हम लोग वहीं कला में ही बैठे थे, तो उन्होंने रिमार्क पास किया। तो उसमें नगर साहब बोले देखिए ऐसा है कि एक बच्चा अपनी गति को आगे बढ़ रहा है तो वो निश्चित रूप से रिपीटेशन कर सकता है। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? आपको लग रहा है ये रिपीट, बट ध्यान से देखिए रिपीट एक भी नहीं है। क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि शुरू में मुझे भी बहुत चढ़ा था कि वो एक सीरीज होनी चाहिए, तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस दिखाई देते हैं। तो वो उसमें उन्होंने बड़ा तगड़ा मुझ पर कमेंट किया था। तो खैर उसको कोई बात नहीं, प्रोफेसर नागर ने भी उसको कंडेम किया और मैंने भी उसको कंडेम किया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो धीमे धीमे इस तरह से चीज़ें चलती गई। बहुत सारे काम हमने इस तरह के अपने छात्र जीवन में करे, जिसमें एक फर्स्ट टाइम इन इंडिया एक हम लोगों ने पेवमेंट शो किया। कभी भी आपने फुटपाथ पे शो, भले ही उससे पहले 74 से पहले कभी नहीं होते थे। ये 77 का वाकया है कि जब हम लोगों ने एक पेवमेंट पे शो किया था। तो एक अभी आपने देखा होगा कि एक नजमुल हसन बहुत नामी गामी पत्रकार थे, उन्होंने मेरे बारे में एक सेंटेंस लिखा था। वो भी मेरे लिए जिसे कहते हैं ना कि बहुत मील का पत्थर साबित हो। उन्होंने मेरे लिए लिख दिया कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ नहीं उगता है, क्योंकि मेरे काम में थोड़ा थोड़ा प्रोफेसर नागर के जैसा कुछ चीज़ें दिखाई दे रही थी। पर वहाँ से वो लग गया दिमाग में और हमने उसको छोड़ दिया और फिर मैं आगे निकल गया। तो बहुत सारे लोगों के सहयोग से मैं आगे बढ़ता चला गया और इस तरह से मैंने पहले आर्ट एंड कल्चर पे लिखने वाले अच्छे पत्रकार बहुत ज्यादा यार। हुसैन पे भी अभी इस टाइम की स्थिति है कि कोई नहीं है? इस समय तो देखिए बहुत लोग नहीं है। हमारे टाइम पे एक ऐसा भी था, जब हम बैचलर कर रहे थे तो लखनऊ के 4-5 पत्रकार हमारे पुराने वाले मकान जो बाबूगंज में मेरा था, मैं ऊपर की तरफ अकेले बना रखा था पेंट करने के लिए, तो वहाँ आते थे, बोलते थे क्या लिखा जाए इसमें। इस तरह की बातें हम लोगों से होती थी, कैसे लिखा जाए।
उसमें शुक्ला जी अभी चंडीगढ़ में से रिटायर्ड होके लौटे हैं, तो अभी फ़ोन आया था, बोलो आ जाओ यार मिलते हैं, तुम तो बहुत दिन हो गए, तो जाएंगे मिलेंगे। तो ऐसे करके के हम लोग यहाँ डेवलप कर रहे थे लखनऊ में, क्या लिखा जाए, क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, कि ऐसे नहीं कि लाल रंग लगाया हरा रंग लगाया, ये नहीं होता था। कंटेंट्स क्या लिखे जाए इस पर भी बाकायदा चर्चा होती थी। तो आप केवी में रहे और फैजाबाद से लखनऊ आए। मैं अलीगंज आ गया और उसी बाद मैं सीधे 2000 में मैंने आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन कर तो 2000 में आपका जो है लखनऊ आर्ट्स कॉलेज आपने ज्वाइन ज्वाइन किया। हाँ। तो फिर वहाँ से आपकी जो जर्नी जो स्टार्ट होती है आप एज अ टीचर, उसके बारे में बताइए, कैसे अनुभव रहे? देखिए, टीचर का तो मेरे अंदर एक पैशन था, क्योंकि प्रोफेसर नागर का मैं छात्र हूँ, और मैंने बताया ना कि मैं जो कुछ भी मैंने पढ़ाया वो मैंने स्वतः डेवलप किया। नागर साहब की कुछ चीज़ें थी, और कैसे आर्ट पढ़ाई जाए। आप जनरली देख लें, आज भी लोग आर्ट पढ़ा नहीं पाते हैं। मैं ये नहीं कहता पढ़ा नहीं, उनको मालूम नहीं कि आर्ट के अंदर क्या चीज़ें स्टार्ट की जाएं जिसकी वजह से आर्ट आदमी सीखे। और हमने वो 2001 से, जनवरी 2001 से शुरू किया, फर्स्ट ईयर हमने शुरू किया। और वहाँ पे मैंने तय किया कि इसमें ये ऐसा होता था, 5 वर्ग होते थे। देखिए, अगर आप उसके सिलेबस में जाएं तो 5 कंपोजिशन होते थे, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल को करके। तो ये नहीं था हाउ टू डिटेल दैट 120 130 क्यों कराया जाए। तो ये सब मेरी अपनी उपज थी जो मैं ये कराता था, क्योंकि मैं ऐसा सोचता था कि अगर 24/7 किसी छात्र को इसमें घुसा दोगे तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक डिज़ाइन सेंस डेवलप होगा, और उस डिज़ाइन सेंस को डेवलप करने के लिए वो सारी एक्सरसाइजेस करीबन मैंने 20 साल वो चलाई, जिसको कई लोगों ने कहा ये रिपीट कभी नहीं होता था। इसके मैं आपको वाक्य बता, कही अगर कोई वो छात्र मिल जाए तो एक छात्रा ने क्या किया कि कुछ काम पुराने लेके आ गए, मेरे सिग्नेचर और जमा कर दी। जैसे मैं पलटने लगा, मैंने कहा ये तो है 20 साल का। और उसने किया क्या था, नीचे से उसने हल्का सा काटा तो उसमें से डेट कट गई। कहीं से कैसे करें, मैंने कहा मैंने इस साल ये वाली एक्सरसाइज तो कराई नहीं, तुम कैसे करते। क्योंकि जनरल देखिए छात्रों को लगता था कि ट्रायंगल रेक्टेंगल ही पढ़ाते कुछ, लेकिन मुझे आज भी याद है कि पहले साल मैंने ये कराया था, उसमें ये एडिशन किया था, फिर मैंने ये एडिशन किया। क्योंकि जब मैं रहता, मैं साउथ सिटी था, तो मैं जब यहाँ से चलता था तो रास्ते पर ये सोचता था कि आज उसमें क्या ऐड करूँगा, इसमें आज क्या चीज़ें ऐड करूँगा। 10-5 मिनट देर होना वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या ऐड करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे पढ़ाऊँगा। अब पहले दिन का मैं आपको लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का, हालांकि टेलीकास्ट होगा तो नहीं बताना चाहिए पहले दिन कैसा माहौल था, वो मैं ही जानता हूँ। तो लेकिन धीमे धीमे वहाँ मैंने चीज़ों को पंक्चुअल किया, क्लास में लोगों को बैठना सिखाया। किस तरीके का माहौल था प्लस? मैं बताऊँ तो वहाँ ये था कि लोग 11 बजे आते थे, 1:30 बजे चले जाते थे। 11 बजे आने के बाद 1:30 बजे चले जा रहे थे जी। अब जब मैं पहले दिन मैंने ज्वाइन किया तो मुझे कहा गया कि आप चले जाइए कास्ट स्टडी पीरियड क्लास में। गोपाल दास शर्मा थे उस समय, उन्होंने कास्ट स्टडी आप कर लीजिए। मैंने ठीक, मैं गया तो देखा वहाँ कोई था ही नहीं। 8:30 का टाइम, मैं गया क्लास में, कोई था ही नहीं, बंदा नहीं था। वो कमल जो एक उसमें है क्या नाम, बाटिक में, उसने कहा सर अभी तो कोई आया नहीं। मैंने कहा अच्छा, वो मुझे जानता था क्योंकि पहले उन्होंने कहा अच्छा कोई नहीं आया, तो चुपचाप बैठ गया कुछ जानते। 11 बजे एक लड़की आई ठक 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 ठक। तो मैंने कहा बेटिया कितने बजे हैं? तो कह रही है सर बताइए आपको क्या करना है। तो मैं कुछ बोला नहीं। तो कमल पीछे से खड़ा हंस रहा था। उसके बाद कोई बात नहीं, वो आई और थोड़ी देर ऐसे इधर उधर टहली और फिर बाहर गई, आई फिर गई, 1:30 बजे वो चली गई। मैं चुपचाप वॉच करता रहा। मैंने कहा अगर पहले दिन ही मैं अगर ये करूँगा तो फिर हो सकता मुँह की खा जाऊँ, क्योंकि फिर नहीं। फिर करीब 2 दिन इस तरह से मैंने काटे। फिर तीसरे दिन मैंने कहा कि कोई क्लास के अंदर नहीं जाएगा। मैं जो नेचर स्टडी वाला है वहीं बैठ गया। 11 बजे कोई आया, मैंने कहा कोई क्लास के अंदर नहीं जाएगा, आई एम द टीचर। तो बोले आप टेम्परेरी टीचर? मैंने कहा जो हो आपको जो समझना हो समझते रहिए, लेकिन अब क्लास में कोई नहीं जाएगा, जाओ जिसको बुलाना बुला लो। जय किशन अग्रवाल उस समय प्रिंसिपल थे। तो वो प्रिंसिपल थे और
ये टाइम टेबल था उस टाइम पे? हाँ, मतलब अपने आप से 11 बजे लोग आते थे, क्योंकि टीचर ही नहीं थे। नहीं तो प्रिंसिपल का भी तो कुछ तो नहीं, होता होगा। भाई अपने आते अपने चले गए, सब अपना देख रहे हैं। अच्छा, अच्छा। चूंकि हमारे टाइम में हमसे पहले टीचर थे नहीं, हम्म, तो सब लड़कियां आती थी और चले जाती थी 1 बजे। किसी का ड्राइवर आ रहा, किसी का कुछ आ रहा, सब अपने खाली, गुंडागर्दी चालू। तो फिर स्विचिंग आए, स्विचिंग मास्टर भी उस समय टीचर हुआ करते थे। तो बोले क्या प्रॉब्लम? उमेश बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम जाने किसी को नहीं देंगे आज अंदर। 11 बजे आए हैं, 11 बजे मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। 8, साढ़े 8 बजे आ जाए, 9 बजे आ जाए, मैं इनको क्लास में जाने दूंगा। अगले दिन से धीमे धीमे 11 बजे आए। एक दिन ऐसा भी आया कि लड़कों ने मुझे मारने की कोशिश करी कि आज साले उसको मारते। तो मैं एक मेरे पास रिवॉल्वर थी, जो डमी रिवॉल्वर थी, मैं उसको साले यहाँ लगा दिया। मैंने कहा चलो मारो, देखते किसकी हिम्मत है। क्योंकि फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन जब दिया कि मैं इसी लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का छात्र हूँ, तो मुझे कैसे डील करोगे। धीमे धीमे करके मैंने कंट्रोल किया और क्लास में बैठने की आदत डाली, क्योंकि मैं क्लास में खुद भी रहता था। ये तो आप लोगों ने, आप मेरे छात्र हैं तो आपने खुद भी देखा होगा, क्योंकि मैं क्लास में देर से जरूर जाता था, लेकिन ये नहीं कि आया और यहाँ जाके किसी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ के चाय पीने की मेरी आदत नहीं थी। तो इस तरह से धीमे धीमे वो माहौल मैंने ठीक किया। और फिर मैंने एक जो कुछ चीज़ें, जैसे कहते हैं ना रेगुलर क्लासेस कैसे होती, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में रहा और बहुत सारी बातें मेरे अंदर पंक्चुअलिटी की थी। प्रोफेसर विश्वनाथ मुखर्जी के अंडर में बहुत पंक्चुअल होकर काम करना होता था। तो ये मेरी शुरुआती दौर की वहाँ के झगड़े थे, जिसमें बाकी टीचर जो थे वो वैसे ही थे, फ्री स्टाइल, अपने यहाँ बैठे हुए, वहाँ बैठे हुए, वहाँ बैठे, तो वो मेरे अगेंस्ट ही रहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो सारा माहौल ही बेकार करेगा। आर्किटेक्चर जो आर्ट्स कॉलेज है जो अलग हो चुका है, हाँ, ये 1977 में। राइट, हम लोग उसमें उस समय तो में आपके कॉलेज में आने के पहले ये नहीं, हमारे कॉलेज में आने से, मैं टीचिंग में जब आया उससे पहले हुआ है, लेकिन मैं जब वहाँ पे पढ़ रहा था तब ये अलग हुआ था। तब अलग हुआ? हाँ, उस समय हम तो लोग आपने वो टाइम पीरियड देखा है कि जब दोनों साथ में थे? हाँ, वो वाला हिस्सा जो था, जो दीवार है ना, ये दीवार नहीं थी, बीच में फाउंटेन था बहुत अच्छा। और उस समय उधर के ये जो होमार्ट है ना, ये उधर कोने में लगता था, बरगद की तरफ, जो मतलब आर्किटेक्चर के पास कोना है। तो आज अगर एज अ प्रोफेसर उमेश कुमार सक्सेना, अगर आज आप ये सोचें कि जो वो डिसीजन था उस टाइम पे हमने लिया, आर्ट्स कॉलेज अलग हो गया और आर्किटेक्चर ने एक अपनी नई राह पकड़ ली जो आज एक समृद्ध रूप में है, और हम यूनिवर्सिटी में विलय कर गए। हाँ, तो यूनिवर्सिटी में जो विलय हुआ हमारा 1975 में हुआ। हाँ, जब हम गए थे तब डिग्री के लिए हुआ था, पहली डिग्री हमें 1970 में ये अलग हो जाता है आर्किटेक्चर। हाँ, तो क्या वो एक वजह थी यूनिवर्सिटी में विलय होना? नहीं, वो वजह आपसी लड़ाई थी विशाख की और थापर साहब की। और चूंकि थापर साहब भी सीनियर आदमी थे, रुड़की से पास आउट ग्रेजुएट थे वो आर्किटेक्चर, और काफी बहुत काबिल आदमी था। तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और ये डीन थे, प्रिंसिपल थे, डीन नहीं, ये एक्चुअल प्रिंसिपल थे। लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर बिस्ट एक एक्चुअल प्रिंसिपल थे, वो वहाँ से आए थे, कमीशन से पोस्ट हुई थी। तो अब उसमें हुआ ये कि चूंकि प्रोफेसर बिस्ट और इनकी आपस में पट्टी नहीं थी हेड की, तो उन्होंने अपना जुगाड़ लगा के उसको अलग कर लिया। ये हुआ। हालांकि आज अगर उनसे बात करिए तो कहते हैं कि बड़ा गलत डिसीजन हो गया। ये डिसीजन बहुत गलत हो गया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे, क्योंकि एक समय आया था जब हमारी उनसे आज भी मुलाकात होती है, आज भी हम उनसे बातचीत करते, तो वो अक्सर ये कहते थे उमेश ये गलत हो गया हम लोग के आपसी झगड़े की वजह से, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और कोशिश करते हैं, जब मैं नौकरी में था तो लगे कि कोशिश किया जाए कि इसको दोबारा से एक साथ मिला दिया जाए, लेकिन चूँकि हमारे वहाँ लोगों को ये डर था कि अगर विलय हो जाएगा तो हम बहुत जूनियर हो जाएंगे, तो इसलिए वो आज तक विलय हो नहीं पाया। ये उसके कारण थे, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट में है वो, AKTU में है, और चूंकि वंदना सहगल एक पावरफुल लेडी है, तो वो सब चीज़ें ले आती है। और एज कंसर्न एजुकेशन की जैसे